नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव। 24 के लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और अब तक 453 सीटों का आकलन हमने कर लिया है। अब 90 सीटें बच गई हैं और बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार करता दिखाई दे रहा है। 300 पार कर लिया है। 319 सीटों पर एनडीए, इंडिया डिस्टेंट सेकंड। 113 सीटों पर 200 से भी ज्यादा सीटों का अंतर और अन्य के खाते में 21 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, 48 सीटें। 41 एनडीए पिछली बार जीता था, लेकिन तब शिवसेना, अब तो असली नकली का खेल हो गया। उद्धव वाली नकली शिवसेना हो गई है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई है। अजित पवार भी अपने चचा का साथ छोड़कर, ये चचा भतीजे का रिश्ता हर राज्य में कुछ दुखदाई साबित हो रहा है, बंटवारे हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है और वो बीजेपी के साथी हो गए हैं। और महाविकास अघाड़ी अब एक कटी छटी शिवसेना, कटी छटी एनसीपी, कांग्रेस का गठबंधन है, साथ में प्रकाश आंबेडकर भी हैं। तो कौन कितने पानी में, आंकड़ों की जो ये कहानी है, इसमें एक और आंकड़ा बताना भी जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी खबर है पिछले 2 दिनों की। चुनाव की जब हम बात करते हैं, इस जश्न की, इस मेले की, तो चुनाव पैसों से भी लड़ा जाता है, ये कड़वी हकीकत है। और चंदे के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। चंदा है या धंधा, और खेल बड़ा गंदा है क्या, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। क्योंकि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं, पारदर्शी नहीं होते हैं, तो फिर चुनाव कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाते हैं। ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो कहानी क्या है? जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इजाद किए गए। मार्च 2018 से वो शुरू भी हो गए। और बॉन्ड क्या होता है? आप, मैं, कोई भी व्यक्ति 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख, 10 लाख और करोड़ रुपए की जो डिनोमिनेशन थी, उसका बॉन्ड जाकर खरीद सकते हैं। और बॉन्ड आप किस पार्टी को दे रहे हैं उसको जाकर बता दीजिए कि आप रिडीम करा लीजिए। बड़ी आसान सी प्रक्रिया है। पर इसमें 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानकारी सार्वजनिक कीजिए, किसने बॉन्ड खरीदे और किसको दिए, किस पार्टी को दिए, यह बताइए। तो 6 मार्च को, उसके 20 दिन बाद, एसबीआई, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि जी हम मिलान नहीं कर पा रहे। 22,000 से ज्यादा एंट्रियां हैं और 2 जगह तो 44,000 हो गई, मिलान नहीं कर पा रहे जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, यह जानकारी आपको देनी ही होगी। और वो दी भी गई। कल वो जानकारी सार्वजनिक कर दी चुनाव आयोग ने। और उसमें क्या जानकारी सामने आई है, अभी भी आधी अधूरी है। कुल मिलाकर 1334 कंपनियों ने चंदा दिया। कितने का? 16,518 करोड़। और इसमें खास बात यह है कि 2018-19 के बीच के कितने बॉन्ड थे, इसकी जानकारी दी ही नहीं गई। तो यह रकम दरअसल इससे ज्यादा होगी। कितनी पार्टी को दिए गए? 27 पार्टियों को दिए गए। अब किसे सबसे ज्यादा मिले? वो थी बीजेपी, 6,060 करोड़। दूसरे नंबर पर आप कहेंगे कांग्रेस होगी, नहीं, तृणमूल कांग्रेस 1,609 करोड़। तीसरे नंबर पर कांग्रेस 1,421 करोड़। पर कहानी यहां नहीं छिपी है, कहानी कहीं और छिपी है। और बहुत ही दिलचस्प और दुखदाई कहानी है। कड़वी हकीकत सामने आ रही है हमारी फंडिंग की। 5 सबसे बड़े डोनर्स जो हैं, जो कंपनियां हैं, उनमें से 3 पर सीबीआई और ईडी के छापे चल रहे थे। एक तरफ देश की सबसे बड़ी संस्थाएं छापेमारी कर रही हैं कि आप कालाबाजारी, गोरख धंधा, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और यही कंपनियां पैसे दे रही थी।
यही कंपनियां, 30 में से 14 कंपनियां, 30 सबसे बड़े डोनर्स में से 14 के खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ट्रेल, अगर कांग्रेस के आरोपों को हम सही माने तो कुछ ट्रेल तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, और वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे बड़ी कंपनी चंदा देने के लिहाज से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इन्होंने 1368 करोड़ का चंदा दिया। कोई वेबसाइट नहीं, कोई एड्रेस नहीं इस कंपनी का। मालिक पर ईडी की छापेमारी हो रही थी। एक मिनट विनोद जी, मैं जरा, पन्ने बहुत हैं तो वो कुछ आप संभालिए, बस ये पन्ना। और तो अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच ये पैसे दिए फ्यूचर गेमिंग ने, और 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर लगा दिया। फिर एक मेगा इंजीनियरिंग है, इसने 966 करोड़ रुपए दिए। हैदराबाद की कंपनी है, और कई जगह 2019 के बाद छापे पड़ रहे थे और बॉन्ड भी खरीदे जा रहे थे। ये बात समझिए। फिर हल्दिया एनर्जी है, 377 करोड़ रुपए दिए, सीबीआई की कार्रवाई हुई इसके खिलाफ। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आईटी का छापा पड़ा, इन्होंने 162 करोड़ रुपए दिए। अब थोड़ी क्रोनोलॉजी और समझिए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए का चंदा खरीदते हैं, और मई 2023 में 14,400 करोड़ का एक टनल प्रोजेक्ट इन्हें मिल जाता है, थाने बोरीवली का। बड़ा बढ़िया धंधा है। 140 करोड़ रुपए दो और 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट हथिया लो। जिंदल स्टील एंड पावर 7 अक्टूबर 2022 को 25 करोड़ दिए, और 10 अक्टूबर को इन्हें पाल्मा में कोयला खदान का टेंडर मिल गया। वेदांता ग्रुप ने अप्रैल 2021 में 25 करोड़ दिए, और 3 मार्च 2021 को इन्हें राधिकापुरम पश्चिम निजी कोयला खदान मिल गई थी। इसी तरह से फिर से मेगा इंजीनियरिंग का नाम आता है। अक्टूबर 2020 में 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया बल्कि, और अगस्त 2020 में इन्हें 4,500 करोड़ का जो जिला सुरंग परियोजना प्रोजेक्ट मिल गया। अब इसमें 2-3 बातें और हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से कुछ त्रुटियां की हैं कांग्रेस ने, फिगर्स पूरी नहीं दी, थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर भी दे दी, उस पर तो मैं आऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि वो यूनिक आइडेंटिटी नंबर, हर इलेक्टोरल बॉन्ड की एक पहचान होती है। दाहिने उसके कोने में अगर अल्ट्रावायलेट रेज मारी जाए तो वो नंबर साफ दिखता है, दिख भी चुका है, सार्वजनिक हो चुका है, एडीआर ने यह खुलासा कर दिया था। लेकिन यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स नहीं दिए गए हैं, सार्वजनिक नहीं किए गए। अभी 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फिर तलब किया है एसबीआई को, और कमाल की बात यह कि एसबीआई का वकील आज नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि नहीं, आप इनको नोटिस दे सकते हैं, उनका वकील नहीं आया। तो ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर क्यों नहीं बताया जा रहा? और भाई आप चेक देते हैं, उसको कोई कलकत्ता में या पटना में या लखनऊ में कहीं भी बुला ले, सिग्नेचर का मिलान होगा। यहां यूनिक आइडेंटिटी नंबर का मिलान हुआ और पता लग गया किसको पैसे गए, किसने रिडीम कराए बॉन्ड। इसको इतना बड़ा खुफिया प्रोग्राम क्यों बना रखा है? और 2018 से 19 के कितने बॉन्ड थे यह क्यों नहीं बताया जा रहा? हर साल सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, ऑडिट तो होता है, इंटरनल ऑडिट, तो मिलान तो हो रहा होगा। या 16,000 करोड़ के बॉन्ड रिडीम कर दिए एसबीआई ने और उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा, किसके खाते में गए यह पता ही नहीं। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं?
और इसमें अब भी सख्त रवैये के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इतनी हीला हवाली क्यों हो रही है? और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, चौथे नंबर पर बीआरएस, यानी कि राज्यों में जो सरकारें हैं वो भी डंडा चलाती हैं, वो भी धमकी देती हैं। ये कोई हफ्ता वसूली का कार्यक्रम भी चल रहा है क्या? शेल कंपनियां जी खत्म कर देंगे देश से। शेल कंपनियां वो पैसे दे रही हैं और हाथों हाथ सभी राजनीतिक दल इन पैसों को ले रहे हैं। और भाई मैंने अगर चंदा दिया किसी पार्टी को तो मैं जाकर बताऊंगा ना कि साहब 1 करोड़ का मैंने बॉन्ड खरीद लिया है, रिडीम करा लेना। तो कांग्रेस क्यों नहीं बता रही कि उसके डोनर्स कौन हैं? उन्हें क्या छिपाने में लगा हुआ है? वो फ्रंट फुट पर आकर न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बता दें कि किसने कितने पैसे दिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी पर भी ये दबाव आएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो ब्लैक मनी टूरिज्म हो रहा है, पैसे का शुद्धिकरण हो रहा है। तो आपके पास जिसने दिए बता दीजिए। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, महाराष्ट्र से पहले मैंने इसीलिए ये जरूरी समझा, विनोद, सच्चाई आएगी भी सामने। देखिए, जिस तरह से ये मामला सरफेस में आ गया, एडीआर ने इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से स्टैंड लिया, तो मुझे भरोसा है देर सवेर सच्चाई आनी चाहिए, आएगी, क्योंकि अब जनता के बीच में मुद्दा चला गया है और जनता का जो दबाव है ना, वो संस्थाओं को भी ताकत देता है। प्रदीप जी, आनी चाहिए। और ये जो बातें मैंने कही ये चौंकाने वाली है ना, कड़वी हकीकत कुछ सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल सही, जितनी बातें आपने कही हैं सबसे सहमत हूँ मैं। लेकिन मेरा एक अलग प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टर समझ के एडीआर गया कि चुनावी चंदे का जो ये गंदा खेल है, जो ये बीमारी है, हमारी चुनाव व्यवस्था की जो सबसे खराब बीमारी है, उसका इलाज बताइए, उसको ठीक करने का रास्ता दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया या दरअसल बीमारी का पूरा नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो है वो लेखा जोखा तो एक पक्ष है उसको रखना ही चाहिए था, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन बढ़ा दिया। जब मैं कह रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंट नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है। लेकिन इससे पहले जो व्यवस्था थी अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से उससे बेहतर था। ये उससे बेहतर है या नहीं, अभी उसी पर आते हैं। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की बात को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। आज मैं 2 नैया पर सवार हूं और महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया पिछली दफा 41 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इस बार वोट प्रतिशत क्या आता दिख रहा है वो आपके स्क्रीन पर, और कहानी क्या बयां करेगा, बड़ी दिलचस्प कहानी आपके सामने अब मैं पेश करने वाला हूं। एनडीए बनाम इंडिया, महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी, 43% एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 42%, 15% अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये तो टू क्लोज टू कॉल वाला काम हो गया। आंकड़े मुझसे बेहतर आप समझते हैं संजय, ये तो बिल्कुल कांटे की टक्कर। बिल्कुल, जिस लाइन का आपने इस्तेमाल किया, टू क्लोज टू कॉल, बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ता है संदीप। आप देखें, बिल्कुल दोनों जो गठबंधन है बिल्कुल बराबरी है दोनों में। और मुझे लगता है जो वहाँ जमीनी हकीकत है, आंकड़े उसी को बयां कर रहे हैं। आंकड़े अगर नहीं भी देते, ये आंकड़े हमारे सामने नहीं भी होते और आप अगर मेरे से सवाल पूछते, तो मैं यही कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा गठबंधन आगे है। अभी गठबंधन ने मुकम्मल शक्ल भी अख्तियार नहीं की है कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी। एकनाथ शिंदे कमजोर कड़ी हैं क्या, कितने पर समेटेंगे कि भाई 10 ही देनी है, अजित पवार को कितनी मिलेंगी। और महायुति के साथ साथ महाविकास अघाड़ी में भी यही समस्या है। देखिए, जब आप सर्वे करते हैं तो मतदाताओं को इस बात का अंदाज नहीं है कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। अब आने वाले दिनों में अगर सीटों का बंटवारा ना हो और उसमें मतभेद आ जाए तो ये जो आंकड़े वो बदल भी सकते हैं। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन सीटों में तब्दील करें इन आंकड़ों को तो क्या तस्वीर सामने आती है? वो टू क्लोज टू कॉल है या कौन राहत की सांस भी लेता दिखाई देगा?
48 सीटें एनडीए के खाते में 28, इंडिया 20। पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन, लेकिन क्या मायूसी भी होगी इंडिया के खेमे में? क्योंकि हमारा पुराना जो ट्रैकर था दिसंबर में, तब इंडिया एनडीए को पटखनी देता दिख रहा था। यहां पर यशवंत देशमुख, जिन्होंने हमारे लिए सर्वे किया है, सी वोटर के सर्वा, वो भी चर्चा में जुड़ गए हैं। तो यशवंत से अभी हम बात करेंगे, लेकिन अब प्रियंका आ गई और बहुत ही सही समय पर आई हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका, 28-20 आपके खाते में, 28 सीटें एनडीए की। ठीक है, ओपिनियन पोल है, जो भी एनालिसिस की होंगी, हाँ। जनता जनार्दन है, जनता निर्णय लेगी और ये आंकड़े आपको बिल्कुल बदले हुए दिखाई देंगे जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा। मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ कि मैं महाराष्ट्र में दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। उद्धव जी पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं, एनसीपी से शरद पवार जी कर रहे हैं, आप तो ऐसे सुप्रीम कह जी रही कर हैं कि रहे हैं। एनडीए वाले घर में बैठ के खाना खा रहे हैं बस। शायद वही कर रहे हैं वो लोग। वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो लोग रोटी को तोड़ रहे हैं, किस किस हिस्से में किसको जाएगी, वो बस उसी में बंटवारे में लगे हुए हैं। हम मेहनत में लगे हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की जनता हमें ये वोट आंकड़े तो नहीं प्रतिशत होंगे। में बराबर की टक्कर, 43-42, पर सीटों में 8 का अंतर। इसके पीछे क्या एक वजह ये भी है, देखिए हमने दिसंबर में ट्रैकर किया और तब आप पटकनी दे रहे थे एनडीए को, आपका गठबंधन भारी पड़ रहा आखिरी था। टाइम पे पटकनी हम ही देंगे, ये मैं आपको यहाँ से दावा करके जा रही हूँ। 24 तारीख को पिछले महीने हम मुंबई में मिले थे प्रियंका, तब आपने मुझे कहा था कि 27 को हम डिक्लेयर कर देंगे, मंगलवार था वो 27 का। उसको 18-19 दिन होने को आए, आपका गठबंधन ही अभी उसकी घोषणा नहीं हो पा रही है। एनडीए का हो गया। अरे उनको आपको- छोड़िए। नहीं, मैं छोड़ने की बात नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में किसका गठबंधन और कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है, क्या वो तय हो गया है? वो तय नहीं हुआ है। तो आपका तो तय जो था उसमें भी अब 18-19 दिन और लग गए। हमने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। हम आपको ये बता सकते हैं, फॉर्मली हम डिक्लेयर करें ना करें, जब भी डिक्लेयर करें। कल आई थिंक 17 तारीख को राहुल गांधी जी वहां पे आ रहे हैं मुंबई में। 17 को मेन कार्यक्रम उनका है। कार्यक्रम है दादर में, तो हो सकता है उस दिन हो जाए। पर हमारा क्लियर है, देखिए कोई वो अलग अलग राय नहीं है। 2-3 सीटों पे हाँ बिल्कुल हर खेमे को लगता है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा पावरफुल है। कुछ दिन पहले आपने एक ट्वीट भी देखा होगा, बेबुनियाद ट्वीट किया गया था। तो वो करते रहेंगे, वो उनका काम है। पर जो भी गठबंधन की घोषणा कब होगी, कौन कितनी सीटों पर नहीं, लड़ रहा है? गठबंधन तो है, गठबंधन नहीं, की मतलब घोषणा की सीटों- जरूरत नहीं सीटों की है। घोषणा सीट कब? भी हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही टिकट्स डिक्लेयर होंगी, किसको होंगी, हम लोग बिल्कुल उसी जोश से हम लड़ाई लड़ेंगे और कॉन्फिडेंस हमारा पूरा है। कितने का आंकड़ा आप छुएंगी? हमारा आंकड़ा ये हमारा आंकड़ा ना, आप अपना बता दीजिए। महाविकास अघाड़ी को 30 सीट्स मिलेंगी। अगर ज़्यादा मिल गई तो बोनस है, और बाकी जो 18 हैं वो जो महाझूठी अलायंस है आपस में बंटवारा कर ले। हमारे साथ 3 और राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। सुबोध मोहिते पाटिल केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब अजित पवार गुट में, यानी कि एनसीपी, अब असल एनसीपी हो गई है, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ में कृष्णा हेगडे, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभय दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ प्रभु चावला भी हमारे साथ मेलबर्न से जुड़ गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा, अरे भाई वीडियो वॉल का भी इस्तेमाल कर लीजिए। तो सुबोध मोहिते पाटिल थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं हमारे पुराने ट्रैकर के मुकाबले, अब आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हेलो जी, आवाज आ रही है? सवाल सुना आपने? हाँ आवाज आ रही है ना। आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि 28 सीटें एनडीए बढ़त बना रही है, 20 पर इंडिया। थोड़ी राहत की सांस ली हमने। दिसंबर में जो ओपिनियन पोल किया था उसमें पटकनी दे रहा था इंडिया आपको, महाविकास अघाड़ी भारी पड़ रही थी। अच्छा, नहीं ऐसा है कि जो ओवरऑल ओपिनियन पोल आया है, हाँ।
उसके हिसाब से हम महाराष्ट्र की बात करें या नेशनल सिनेरियो की बात करेंगे, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं हाँ तो ट्राई पार्टी अलायंस जो है बीजेपी, शिवसेना प्लस एनसीपी, अजित पवार जी, इन तीनों पार्टी का वोट शेयर अगर लेंगे तो 45 प्लस ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिया है। अरे सुबोध भाई, मुझे दूसरे चैनलों के ओपिनियन पोल से कोई लेना देना समझ- नहीं। जो हमारा ओपिनियन पोल है उस पर आप क्या कह रहे हैं वो बताइए ना। नहीं, आपका जो ओपिनियन पोल है वो तो हम अभी ज्वाइन किए ना। हाँ इंडिया थ्री आप बता रहे हैं कि एनडीए 347, इंडिया 133, अदर 21, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए, मैं अभी आपके पास आता हूं। आपके पास लगता है पूरी जानकारी नहीं है। कृष्णा हेगड़े, कमजोर कड़ी क्या आप साबित हो रहे हैं? 28 पर एनडीए है, इसे आप अच्छी खबर मान रहे हैं 41 से 28, या आगे हैं इसी में राहत की सांस महसूस कर रहे हैं? नहीं संदीप भाई, देखिए हम महाराष्ट्र स्वीप करेंगे। आपने खुद कहा है कि हमारे पास 43% ऑफ द वोट है। इसके बाद जो निर्दलीय हमको सपोर्ट करेंगे और जो राज ठाकरे जी के मनसे के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, जब हमारे सब पार्टी साथ में आएगी एक बहुत तगड़ा 4 इंजन कोalition होगा और ये पूरा महाराष्ट्र का इलेक्शन हम स्वीप करेंगे। देखिए, लोग जो है वो प्रगति, उन्नति, विकास चाहते हैं, काम चाहते हैं और ये सरकार ने 1.5 साल में करके दिखाया है। लोग ऐसे सरकार को नहीं चाहते जो घर पे बैठते मैं sit थोड़े at home, आंकड़े में work और from खुलासा home, कर दूं कृष्णा Facebook भाई। Live, जो ऐसे सरकार 28 को नहीं सीटें हैं उनमें से चाहते। 22 हमारे जो बीजेपी जीत रही है बिल्कुल, और बिल्कुल, 6 ही बिल्कुल। आपके और अजित पवार गुट के बीच में आ रही हैं। ये 50 खोखा सरकार का आरोप कहीं आप पर चस्पा तो नहीं हो गया? लोग आपसे नाराज हैं, बीजेपी से नहीं है। देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप 1.5 साल से लगा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता सब जानती है 2019 में उद्धव ठाकरे जी जो है वो हिंदुत्व के बैनर पे लड़े थे, नरेंद्र मोदी जी के को नेतृत्व को नेता मानकर लड़े थे और उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ी थी। अब वो कांग्रेस के साथ जाकर ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू नेता हूँ। मैं फिर से अभी मेरा कोalition बदली है, मेरा नया पार्टनर है, हमको वोट दो। महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब जानती है, वो होशियार है और वो जानती है कि कौन सी सरकार काम करती है और कौन सी सरकार ने 2.5 साल में सिर्फ वसूली की है। इसके लिए महाराष्ट्र की जनता जो है वो हमारी जो तो दोनों तरफ से ताल तो ये ठोकी जा रही है कि हमारे साथ। दिबांग, कहानी थोड़ी बदली है। जहां इंडिया मजबूत था, महाविकास आघाड़ी विपक्ष यानी कि मजबूत था, अब मजबूती थोड़ी एनडीए दिखा रहा है। ये ऊंट करवट बदल रहा है क्या? ये मेरे ख्याल से जो ओपिनियन पोल है वो भी यही बता रहा है। जिस तरह से जनता में भी कन्फ्यूजन है और पार्टियों में भी कन्फ्यूजन है, नेताओं को भी बड़ा यकीन नहीं है कि इतने बंटवारे जो हुए हैं, इतने जो अलायंसेस बने हैं, क्या भरोसा किस पर करें? भरोसा किस पर करें और क्या ये वोट्स ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या जिस तरह से अगर एनसीपी का उम्मीदवार यहाँ खड़ा हुआ है तो क्या शिवसेना और बीजेपी के वोटर्स, आपने नेताओं ने तो बातचीत कर ली, क्या वोटर उसको जाके वोट देगा? ये एक बड़ा सवाल है और ये बड़ी एक चिंता की बात है और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आंकड़े इधर से उधर हो सकते हैं और मेरे ख्याल जो यशवंत कोशिश कर रहे हैं शायद उसका भी रिफ्लेक्शन इसमें ज़रूर होगा कि आप जो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं उसको आप अपने अलायंस के कितने वोट डिलीवर कर पाएंगे। ये एक चुनौती है क्या जो दिबांग कह रहे हैं? प्रियंका भाई, शिवसेना और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 36 का आंकड़ा रहा है सालों तक। अब कार्यकर्ता I क्या think- आसानी से आ जाएंगे? नहीं, उससे ज़्यादा सालों का अगर 36 का आंकड़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी में रहा है। हाँ। और 70,000 करोड़ के घोटाले की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, मैंने नहीं कर रही हूँ। हाँ। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनाए थे जहाँ नेचुरली करप्ट पार्टी कहा गया था। अब उनको गोद में बिठाए बैठे हैं। तो आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर की बात कर रही हूँ, दूसरा आपको उदाहरण देती हूँ। अशोक चव्हाण जी, क्या पूरा मामला था उनके पीछे? आदर्श घोटाला। आदर्श घोटाला पे आपने पूरा नैरेटिव बनाया, आप
जनता के बीच चुनकर आए, जनता ने आपको बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी के मन के वोटर की बात करिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर है, वो देखता है कि वही अशोक चव्हाण आपके पार्टी में आ जाते हैं और 24 घंटे के अंदर राज्यसभा चले जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वोटर के मन में क्या होगा कि मैं वोट तो बीजेपी को डाल रहा हूँ, पर ये वोट उन लोगों को जा रहा है जिनके खिलाफ वो मुद्दा जो आप उठा, हाँ, please। एक मिनट में बस कंप्लीट कर लूँ। अब रही बात, मैं अभी जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता हैं, वो तो 3-4 पार्टियां बदल कर आकर बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो घर पे बैठा था, ये बैठा था, वो बैठा था, वो उस समय हमारे ही साथ थे। कांग्रेस पार्टी छोड़कर ये शिवसेना में आए मेरी तरह। लोग कहेंगे अरे प्रियंका किस मुंह से बोल रहे हो, तुम आई हो, आप भी तो मैं भी कांग्रेस से आई आई हूँ, हैं, मैं हाँ। भी आई हूँ। फिर वो तीसरी पार्टी में गए, तो जब वो बोलते हैं इस तरीके से तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है कि हमने तो 1.5 साल में इतना काम कोई किया। समाम में सब तो मैं वही बस हैं। आपको बस ये कहना चाह रही हूँ हाँ, कि नहीं, मैं 1.5 साल कुछ में बात जो जोड़ना काम चाह हुआ रहा है, हूँ। अशोक उसमें- चव्हाण का जो आपने मुद्दा उठाया जी। कि ईडी छोड़ देती है, सीबीआई छोड़ देती है बीजेपी पीछे, अब के कविता की भी गिरफ्तारी हो गई है बीआरएस के साथ। गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, गिरफ्तारी हो गई है, तो वो साथ नहीं गई बीआरएस। पर क्या लोगों में आप भरोसा, एतबार नहीं कायम कर पा रही हैं? अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर 6060 करोड़ रुपए बीजेपी के पास गए हैं, मेगा इंजीनियरिंग से लेकर फ्यूचर गेमिंग से लेकर तमाम वो चीज़ें आपके आने से पहले मैंने यहाँ पर दर्शकों के सामने पेश भी की। जो कांग्रेस के पास चंदा आया हुआ है, बता दें हमारे डोनर्स कौन हैं? ये हु डन इट क्यों हो रखा है? नहीं, हु डन इट की जरूरत ही नहीं थी, वो पता चल ही जाता। बात ये नहीं है, देखिए डोनर्स इलेक्ट्रल बॉन्ड सबके खाते में आए। एक सीपीआईएम को छोड़कर जिन्होंने एक आइडियोलॉजिकल स्टांस लिया, उनने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नहीं एक्सेप्ट किए, बाकी सारे राजनीतिक पक्ष ने तो किए। आप बता दीजिए एक आपके मिनट में donors complete कर कौन लूं, हैं? हम वो हाँ। कर ले। देखिए बात, सवाल ये नहीं है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए नहीं आए, सवाल ये है कि किसने पूरी पॉलिसीज बदली और ऐसे बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे आपने सीएसआर फंडिंग पे रोक हो वो ख़त्म कर दिया, आपने कैप हटा दी, आपने ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दी, आपने बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए ये कहकर कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। सवाल ये है कि आज 60% से ज़्यादा जो बॉन्ड्स हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए। अब 1 by 1 अगर मैं लेने लग जाऊँ, मेगा इंजीनियरिंग हो, वो फ्यूचर गेमिंग हो, हाँ। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का 1300 करोड़ 1368 आना, 1368 करोड़ आना, और बार बार जब भी ईडी के छापे लगते हैं तो और पैसे बढ़ जाना, तो ईडी का क्या रोल हो गया है? ईडी का रोल 2 तरीके का हो गया, और मैं प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। एक है एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी के जो लोग विपक्ष में हैं उनको अपने पास लेकर आओ और बीजेपी में शामिल करो, वो एक काम कर रहे हैं। इतना लार्ज पब्लिक सर्विस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप नाम नहीं ले सकते। एक है एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट कि बीजेपी के पास हम लेकर आए लोगों को दूसरी पार्टियों से, एक वो है। एक है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कि जब भी आपके पास चंदा ना है आप जाइए, ईडी रेड करिए और चंदा लेकर आइए। हाँ। तो ये हो गया हाल। विजय कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी जो महाराष्ट्र की बात तो हो ही रही है, प्रियंका जी से आपने बात कर ली। महाराष्ट्र में तो एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस समय ऐसी हो रही है जैसे अपने शहरों में जो पुरानी दुकानें होती थी सबसे बड़ी, अब वो परिवार बढ़ जाता था तो हर दुकान पे लिखा होता था पुरानी और सबसे पुरानी और असली दुकान। हाँ, हाँ। तो हर ग्राहक उसमें कंफ्यूज होता था कि सबसे असली दुकान कौन सी है। फिर वो कभी इससे खरीद लेता था, कभी उससे खरीद लेता था। वहाँ तो ये है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी का इशू सबसे पहले रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस को आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेना चाहिए था कि वो कहते हैं भाई हम सबसे पहले बता रहे हैं कि ये बात साफ है, और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये तो साफ हो गया। लेकिन उससे पहले जो स्कीम चल रही थी उसमें तो ये भी पता नहीं चल रहा था। आज तो जो आ गया यूनिक कोड नंबर आ जाएगा तो पता पड़ ही जाएगा। Two wrongs don't make a right, do they? हाँ, तो वो ये थोड़ा कि पुरानी खराब थी, ये भी खराब है तो ये कम लेकिन खराब है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया कि ये हमाम था, उस हमाम में सब लोग हैं, अब उस पर्दे को हटा दिया है। पर्दा कहाँ हटा रहा है? एसबीआई अभी भी यूनिक आइडेंटिटी नहीं, वो तो नंबर अब कहाँ आ ही बता जाएगा, रहा है? नंबर आ ही जाएगा। हाँ। देखिए, जो प्रदीप जी ने कहा पहले भी कह चुके हैं विजय भाई, उन दोनों की राय के प्रति सम्मान रखते हुए मैं कहता हूं कि पिछली वाली जो प्रणाली थी वो खुला और नंगा भ्रष्टाचार था। ये प्रणाली उस खुले और नंगे भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने का एक अनूठा और अभूतपूर्व प्रकरण है। मतलब जिस पे आईटी सीबीआई की हाँ, रेड पड़ और रही है ये वो दे रहा है ये चंदा। पिछली बार से भी ज्यादा शर्मनाक और घृणित है। इसमें देश की संस्थाओं, देखिए ये स्कीम चलाने से पहले इसी सरकार के कानून मंत्रालय ने कहा कि भाई ये मत करो, इसी सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव आयोग ने कहा कि भाई ये मत करो, फिर भी ये किया गया।
ये क्यों किया गया, इसका एक इतिहास है और उस इतिहास को समझने की जरूरत है। आप कह दें कि मैंने ये हिस्ट्री कॉन्कॉक्ट की है। जब पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ा था 2014 का, तब उनकी आरोप लगा था कि 10,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किया। सारे आरोप अपुष्ट होते हैं, कोई सबूत नहीं होता इन बातों का। भाजपा ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी निकालने की भी कोशिश न करनी पड़े। मतलब उसके लिए ये सब पूरा सारा प्रपंच किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि दूसरी पार्टियां भी इसमें शामिल हो गई। भाई मैं वही कह रहा हूं, मेरा कहना है आप विपक्ष के पास मौका है लेने वाली, वो उसने जो पाप किया है उसका वो प्रक्षालन करें और वो सबसे पहले निकल के सामने आए कि हमने इनसे लिया पैसा। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र का पीछा हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी जुड़ गए हैं। अभय, अब 20 सीटें महाविकास आघाड़ी के पास आती हुई दिख रही हैं, 28 एनडीए और 20 में, जैसा मैंने एनडीए का मैंने बताया कि भाई 6 सीटें एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट को मिलेंगी, 22 बीजेपी। तो इन 20 में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को 4, 16 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार जीत रहे हैं। तो दरअसल क्या आप कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं वहां पर? हाँ संदीप चौधरी जी, दोनों के गठबंधन में बड़ा अंतर है। ये गोली मार गालीबाज गठबंधन जो है एनडीए का, रद्दी माल, चवन्नी छाप, क्या क्या उपमाएं नहीं दी इन लोगों ने। ईडी सीबीआई के फेविकोल से बना हुआ गठबंधन है, जिनका जिक्र अभी प्रियंका जी कर रही थी। वो अजीत दादा पवार 70,000 करोड़ के घोटाले से नहीं चिपके उधर। वो जुलाई 21 में ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया था और कहा था कि ये 826 करोड़ रुपए के बैंक के स्कैम में सुनेत्रा पवार, अजीत पवार दोनों की संपत्ति 65 करोड़ की जब्त करते हैं। दादा गले लग लिए प्रधानमंत्री जी से, सारे पाप धुल गए, चार्जशीट में से दोनों का नाम हटा दिया। लंबी फहरिस्त है इनके जितने प्रदीप महीनों से इस बात को लेकर चिल्ला रहे हैं, आरोप चस्पा क्यों नहीं हो पा रहे? जनता एनडीए की तरफ ज्यादा भरोसा करती क्यों दिख रही है? इंडिया की बात क्यों नहीं मान रही? समझा नहीं पा रहे आप अभय? अभी बहुत पानी बहना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ी बात मैं करता हूं कि पहले कबीर जी कह गए थे, अभी चिड़िया चोच भर ले गई नदी न घटियो नीर, काला धन न घटे कह गए जुमला वीर। ये जो जुमला वीर है ना, कहते थे कि मैं स्विस बैंक के खातों की जानकारी रख दूंगा। साथियों, वो एसबीआई की जानकारी छुपा रहे हैं। 3,346 बॉन्ड्स की जानकारी 2,500 करोड़ रुपए की इन लोगों ने छुपा ली है। और बड़ा खेल ये किया कि जब हमने कहा था कि आप मनी बिल के रूप में मत लाइए, इन्होंने क्या किया, आईटी एक्ट में चेंज किया। आईटी एक्ट में इनको जानकारी देना अनिवार्य था कंपनियों को। उन्होंने कहा था कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपको कंपनी एक्ट और आईटी एक्ट में उनको जानकारी देनी, इन्होंने उसको साफ इनकार कर दिया। 7.5% एवरेज 3 साल की इनकम से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती थी हमारे समय जो कानून था। अब 500 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ चंदा दे तो संदेह नहीं उठेगा। जिस आप बात कर रहे थे मेगा इंजीनियरिंग की, मेगा इंजीनियरिंग पर अभी कैग ने आरोप लगाया है कि इरिगेशन के प्रोजेक्ट में उनको 5,188 करोड़ रुपए का भुगतान अधिक किया है। वो डीएलएफ हो, वो अरविंदो फार्मा हो, वो यशोदा सुपर स्पेशलिटी हो, कल्पतरु हो, एक लंबी फहरिस्त है। और आप ये बता दीजिए ना, कांग्रेस एक मिनट में बता दे कि हमें इन लोगों ने पैसे दिए, वो तो पता होगा ना। ऐसे थोड़ा होता है कोई करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद ले, आपको जानकारी ना दे कैसे? कि जी, अरे बता रहा हूं ना, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने बॉन्ड खरीदा 1 करोड़ का, तो बताऊंगा ना आपको आके कि रिडीम करा लीजिए 15 दिन में, वरना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। वो जानकारी तो होगी ना आपके पास। अरे साहब, अगर कोई हमारे यहां वो इलेक्टरल बॉन्ड दे गया, हमने उसको रिडीम करा लिया, तो ये जानकारी 2 लोगों के पास है। एक तो एसबीआई के पास है, एक भारत की सरकार के पास है। क्या काले कारनामे छुपाना चाहती है भारत की सरकार, बताए ना। हजारों करोड़ रुपए लूट लिया आपने, सफेद पोशों का काले कारनामे, और एक फहरिस्त लंबी आपने भी गिनाई। मेरे पास और 10-20 कंपनियों के नाम है जिनकी रेड की इन लोगों ने। नहीं, और उसके साथ दिन बाद लंबी है और आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं विनोद भाई कि हर घंटे 30 लाख रुपए का चंदा आ रहा है, एक दिन में 7.5 करोड़। ये फिगर पिछले 6 सालों की कुछ ऐसे बनती है।
नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है, जिस पे हमारे अभय दुबे भाई कन्नी काट गए कि कांग्रेस पार्टी अपना सामने कर दे, विपक्ष सामने कर दे। पर ये कांग्रेस पे ही जिम्मेदारी क्यों है? एसबीआई क्यों ना बस बता दे? मैं वही कह रहा एसबीआई अभी भी नहीं ये बता रहा। जिम्मेदारी आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? मैं वही कह कि रहा। कांग्रेस से पूछने लगे, अरे भाई एसबीआई क्यों नहीं बताता? ये जिम्मेदारी- चुनाव आयोग क्यों चुपचाप बैठा हुआ है? मूल रूप- चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मूल रूप से ये जिम्मेदारी एसबीआई और चुनाव आयोग की है। हाँ किस और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ये जिम्मेदारी ही नहीं, उनकी पूरा कर्तव्य बनता है। हाँ। किसको और 2018-19 के बीच हाँ। वो 2,500 करोड़ और वो कहाँ चले गए? अब उसका क्या जस्टिफिकेशन है कि वो उन्होंने बीच में जानकारी क्यों नहीं दी? हाँ। तो ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेगा। अब उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, अवमानना का मुकदमा चलाएगा, क्या चलाएगा, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं शक की सुई तो उठती है ना, उंगली तो उठती है। अगर आप वो आंकड़े नहीं दे रहे हो तो उसमें ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है जो आप नहीं देना चाहते हो? किसके दबाव में नहीं देना प्रदीप जी, चाहते? विराम तो लगना चाहिए ना, चुनावी समय है और चंदे को लेकर देखिए पैसे के बल पर चुनाव लड़ा जाता है। ये 75 लाख, 95 लाख, 40 लाख की जो ये लिमिट्स बांध रखी हैं, कौन फॉलो करता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। सिर्फ चुनाव आयोग नहीं जानता और अदालतें नहीं जानती। उसके अलावा सबको मालूम है कि उस लिमिट में कोई चुनाव नहीं लड़ता है। लेकिन ये ऐसी सच्चाई है जिसको जानते सब हैं, मानने को कोई तैयार नहीं। लेकिन मैं महाराष्ट्र पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में जितनी ज़्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, एनडीए को उतना ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ जहाँ उद्धव ठाकरे शिवसेना और एकनाथ शिंदे शिवसेना का मुकाबला होगा, वहाँ उद्धव ठाकरे शिवसेना को फायदा होगा और एकनाथ शिंदे शिवसेना को नुकसान होगा। ठीक है, हमारे साथ मेलबर्न से जुड़े मैं हुए कुछ हैं कह दूं, प्रभु क्योंकि चावला भी। महाराष्ट्र एक की मिनट, बात हुई प्रभु है। चावला बैठे हैं मेलबर्न से और बहुत देर बाद मैं उनके पास जा रहा हूं। प्रभु, 2 सवाल हैं मेरे सीधे। पहला सवाल, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो ये हीला हवाली हो रही है, इस पर से पूरा पर्दा उठ पाएगा और ये पर्दा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है आपकी निगाह में? भाई, सबसे पहले सरकार की है, एसबीआई की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो उसका पूरा पालन होना चाहिए। और कैसे इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर रहे हैं उसको, इतनी बेल लगी है उसके ऊपर कि एक बार कहा है कुछ, दूसरी बार कहा कुछ, फिर टाइम मांग लिया। सबसे पहले जिम्मेवारी ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया है, अब ये आदत होगी सुप्रीम के आदेश का पालन भी कोई नहीं करेगा। सरकार भी नहीं करती है, बाकी लोग भी नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी खत्म हो गई है। उन्होंने दो से कहना चाहिए था, परंतु मुझे लगता है एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। इलेक्शन कमीशन को जो जिम्मेवारी दी जाएगी, जितनी इन्फॉर्मेशन वो इलेक्शन कमीशन को देंगे, उतनी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। उनको पूरी तरह से पारदर्शिता और व्यवहार करके ड्यूटी अपनी पूरी करनी चाहिए। मैं पूरा कह सकता हूँ कि उसके अंदर किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। जा रहे हैं, आप अर्थशास्त्री भी हैं, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ाया है प्रभु। भाई, एक बॉन्ड किसी ने खरीदा, उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर तो है ही। पहले तो इस बात को भी खारिज किया जा रहा था, कहीं ना कहीं वाटरमार्क तो होगा ना, वरना मैं फर्जी बनवा लूंगा। ऐसे ही कोई 1 करोड़ का सर्टिफिकेट लेकर चला जाऊं, बैंक रिडीम थोड़ा कर देगा। कोई तो पहचान कहीं ना कहीं छिपी है। तो पहचान के मिलान में वक्त लगने में क्या दिक्कत है? मतलब वक्त क्यों लग रहा है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जैसे जैसे नाम आते जा रहे हैं, जैसे आपने अभी लिस्ट बनाई कि किसको क्या फायदा हुआ, किसके ऊपर क्या आरोप थे, जैसे जैसे लिस्ट आती रहेगी जिसमें नंबर से मिलान हो गया और डेट भी मालूम पड़ गई, तो पता लग जाएगा कि घोटाला कितना हुआ है, किस सरकार के इंटरनल ऑडिट तो बैंकों में हर साल होता होगा ना, कि हमने इतने बॉन्ड रिडीम किए, उसका वो तो होगा ना उनके पास। ऐसा कैसे संभव है कि नहीं है उनके पास? संदेश में इंस्टॉलमेंट डिस्क्लोजर जो हो रहा है, डिस्क्लोजर बाय इंस्टॉलमेंट है, किसी किसी से नामों को ना पता लगना चाहे ट्रांसपेरेंसी के अंदर। क्योंकि मीडिया का जिस तरह का रोल है, जिस तरह की जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है, और जब बाकी लोगों की बात इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर लोग नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आएगी। उस हिसाब से वो डिले करने की बात है। इस वक्त ये है कि डिले करना, नंबर थे क्यों नहीं दिए, क्यों कहते स्टेट बैंक के ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि लिखा नहीं है नंबर देखने। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कहना पड़ा, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वकील नहीं यहाँ पर आया। इसलिए मेरे को लगता है कि ये जिम्मेवारी जो है, छुपाने की जिम्मेवारी सब पार्टी की है। जैसे आपने पूछा कांग्रेस पार्टी से या किसी और पार्टी से कि आप डिस्क्लोज क्यों नहीं करते, आप कर दीजिए। पर सवाल ये कि किसको किसका फायदा हुआ, क्विड प्रो को चंदा देना कोई क्राइम नहीं है। हाँ, पर लिमिट नहीं है। लेकिन हफ्ता वसूली भी हो रही थी क्या? एक संदीप, एक कंपनी ऐसी है जिसकी माइनस इक्विटी है, कैपिटल पेड अप कैपिटल माइनस के अंदर है, उसने 60 करोड़ रुपए दे दिया। वो कहां से आया उसके पास? वो कहां से आया? इन सवालों का तो जवाब चाहिए ही प्रभु। पर 43-42 वोट फीसदी में 1% का अंतर, सीटों में 28-20, कहानी क्या कह रहा है महाराष्ट्र? एनडीए आ गया। इसमें बड़ा मैं क्लियर
मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर होता है। एनडीए में जैसे आपने कहा कि एनडीए, किसी ने भी कहा कि एनडीए को फायदा हो रहा है। एनडीए को फायदा कहाँ से हो रहा है? इनके पास 42 सीटें थी या 41 सीटें थी, उसे शिवसेना और बीजेपी साथ में मिला लेते, एक समय से अब 28 पे आ गए, तो फायदा कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी को जरूर फायदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटें इस बार लड़ रही है जिस हिसाब से हो रहा है। तो वो समस्या ये होती है कि वहां शिवसेना कौन सी है, शिवसेना का सिंबल, शिवसेना का नाम, एनसीपी का नाम, एनसीपी का सिंबल आपको मिल गया, परंतु क्या वोट भी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सोचने की बात है कि ठाकरे की पार्टी क्या शिंदे ले जाएगा, या शरद पवार की पार्टी क्या उसका भतीजा ले जाएगा? लड़ाई दरअसल जबकि मैं सुप्रीम एक को मिनट कहना मांग पड़ा। रहा हूं। ठीक है सर, जो प्रभु कह रहे हैं संजय, लड़ाई दरअसल विरासत की भी हो रही है क्या? ये चुनाव क्या तय करेंगे असली शिवसेना कौन है? चुनाव आयोग ने तो जो कहना है कह दिया, जनता अब तय करेगी असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप कि अब क्योंकि जब पार्टी में विभाजन हुआ तो बड़ी संख्या में एमएलए एक तरफ चले गए, लेकिन दूसरा ग्रुप जो ये कहता रहा कि जनाधार हमारे साथ है, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ है। एक की तो गिनती हो सकती है कि कितने एमएलए और कितने एमपी आपके साथ गए, लेकिन जनाधार का पता तो अभी चलेगा जब 2024 में लोग दूध का दूध पानी का पानी तो अभी होगा। दिबांग बिल्कुल अभी होगा, पर मैं 2-3 बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं। देखिए, 2 बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या उनका नाम है इसमें लिस्ट में? नहीं है। क्या वो पैसा नहीं देते हैं? आप सोचिए। दूसरी बात यह है, जो रिपोर्ट आई सीएमएस की, वो क्या बताती है कि 55 से 60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। आप 11 पे अटके हुए हैं, बाकी 40-50 हजार करोड़ कहां से आया जी? तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है मतलब आपको नहीं पता, ये कहना गलत है आपका। ट्रांसपेरेंसी है, ये जानकारी है कि किसने किसको कितना पैसा दिया, और वो सरकार के पास है। डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सभी पार्टियों को जानकारी होनी चाहिए बातों की। आप सिर्फ एक ही पार्टी को जानकारी देंगे जिसके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है और आईटी भी है, आप उसको पैसा देंगे तो वो उनको दौड़ा सकते हैं कि भाई पता करो उनको टीएमसी को पैसा दौड़ाया भी जा रहा है कि आज मुझे बड़ा दौड़ना पड़ रहा है। 2 नैयाओं पे सवार हूं, मेरे सहयोगी मृत्युंजय मुंबई में इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ लोग भी जो थे थोड़े उकताने लगे कि भैया हमारा नंबर कब आएगा। तो नंबर तो आया है और नंबर्स भी आ गए मृत्युंजय। महाराष्ट्र के 28 एनडीए यानी कि महायुति और महाविकास आघाड़ी 20। जनता क्या कह रही है, मुंबई कर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि हर कोई टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग देखता है। हर कोई यहाँ जो मौजूद है वो आधे घंटे से डिस्कशन को सुन रहा था, और ये आंकड़े इन तक पहले ही पहुँच गए कि एनडीए 28 और इंडिया गठबंधन 20। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, हम लोग यहाँ मुंबई में रिपोर्टिंग करते हैं, महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल सही आपने बात कही थी कि बहुत कट टू कट लड़ाई है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जब 2 पार्टियां बटी हैं, शिवसेना के 2 गुट हुए, एनसीपी के 2 गुट हुए, उसके बाद से कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ है, तो ये नहीं पता कि मतदाता कहां जाएगा। क्या महसूस करते हैं, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से, या फिर किसका माहौल है ये आप आम जनता? माहौल तो अभी फिलहाल जो मोदी जी का दिख रहा है, मोदी जी ने जो 10 साल में किए हुए काम, और महाराष्ट्र में विशेष तौर पे जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार के द्वारा किए जा रहे काम, तो जो डबल इंजन की सरकार के कारण मैं एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अभी 28 एनडीए को बताया, पर जब मोदी जी की लहर और अभी सुनामी आएगी तो वो 48 तक पहुंचने में भी समय नहीं लगेगा। आप क्या महसूस करते हैं, जमीन पे किसकी ताकत दिख रही है आपको? क्योंकि यहाँ भी शिवसेना 2 गुट हो गई है, एनसीपी 2 गुट है, किसका महसूस कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी द्वारा जो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, मोदी जी द्वारा और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी द्वारा जो ज़मीनी स्तर पर काम हुआ है, वो चाहे आयुष्मान भारत योजना का हो या चाहे 80 करोड़ लोगों को उसमें जो महाराष्ट्र की जनता भी शामिल हो उनको अन्न पहुंचाने का काम हो, वो काम बहुत तेज़ी से हुआ है। सरकार के काम का असर पड़ेगा, क्या महसूस करते हैं? किसका लहर, किसकी ताकत नजर आ रही है आपको मुंबई में? मुंबईत तरी एकच मोदीजींची ताकद है, क्योंकि तो यहाँ पर मृत्युंजय लगता है कि सारे बीजेपी समर्थक ही उन्होंने आपको घेर लिया है, उकताने सी लगी आप। प्रियंका, यही तो जनता जनार्दन का यही तो है। आई एम सॉरी, बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े होकर या आसपास खड़े होकर, और मैं मानती हूँ जनता भी ओपनली नहीं बोलेगी जो उनके मन में है, क्योंकि उनको भी डर लगता होगा कि जो बचे कुछ हमारी आमदनी है वो भी खत्म ना कर दे मोदी जी हमारे पीछे पड़कर। सच बोल रही हूँ, इस तरीके का माहौल बन चुका है। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट हाउसेस को तंग कर रहा है और पैसे वसूली कर रहा है। जनता के यहाँ पे जो बोल रहा है उनके खिलाफ काम हो रहा है।
कोई ना कोई केस ठोककर उनके ऊपर आधी डाला है। अधूरी महाराष्ट्र तस्वीर में तो मैं नहीं अच्छा देख रहे मैं कि सब आपको डरे ही हुए हैं। अरे संदीप जी हाँ, मुझे बोल लेने दीजिए हाँ, ना। 2-3 चीजें बस कहूंगी क्योंकि इतनी देर हाँ, से सबका please, सुन please, रही थी। please। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई होगी या कौन किसकी शिवसेना है वो लड़ाई होगी। वो लड़ाई हो चुकी, एक बाइपोल हुआ था अंधेरी ईस्ट में और हमने नए सिंबल में उद्धव जी के नेतृत्व में हमने वो लड़ाई जीती है और भारी बहुमत से जीती। जो पहले विनिंग मार्जिन था उससे बढ़कर मार्जिन जीता है। दूसरी लड़ाई हम कैसे जीत रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। 3 बाइपोल्स होने थे महाराष्ट्र में। इस सरकार ने इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट जाकर रुकवाने का काम करता है। हाईकोर्ट कहता है इमीडिएटली वो बाई इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी कैन नॉट गो अनरिप्रेजेंटेड। क्या करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से स्टे लेकर आते हैं कि बाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको तीसरा उदाहरण देती हूँ। अरे अस्तित्व की लड़ाई क्या, मैं आपको कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस जनता में है, जनता के बीच में रहती हूँ। तीसरा, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 150 साल का इतिहास है, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसमें चुनाव नहीं हुआ है और वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है ये खरीद फरोख्त करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। आपको लगता है महाराष्ट्र की जनता नहीं देख रही है? मुझे तो कोई प्रूव जनता करने की देख जरूरत रही नहीं है। है। 3 उदाहरण यहाँ जवाब पर देगी। दिए हैं प्रियंका ने कि चुनाव से भाग रहे हैं या चुनाव ये तो होने हैं, ये तो तय हैं और जनता किसे भगाती है इस पर निगाह रहेगी। आप देख रहे हैं सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, 501 सीटों का आकलन आपके सामने। 347 350 पर दस्तक देता हुआ एनडीए और 133 पर ही सिमट रहा है इंडिया। लेकिन कहानी महाराष्ट्र की थी। दिसंबर में जो आपने ट्रैकर किया वहां इंडिया एनडीए को पटखनी दे रहा था, भारी पड़ रही था महाविकास अघाड़ी। अब ये परिस्थिति बदल गई, हवा बदल रही है या कुछ और वजह? देखिए, मुख्य वजह तो यह है कि ज़्यादा जगहों पे अब बीजेपी के लड़ने की बात हो रही है। अगर महाराष्ट्र में क्लैरिटी कुछ आ रही है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे सपोर्ट पे आ रही है। अभी ब्रेक के पहले आपने बोला कि क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स को कतई महाराष्ट्र का स्थानीय मैंडेट समझने की गलती मत कीजिएगा। विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो बताएगा। ये फिलहाल केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे विश्वसनीयता या उनको समर्थन को भाजपा या एनडीए अपने लिए समर्थन की गलती न समझे। तो यहाँ पर मुगालते पालने की जरूरत नहीं है। ये कहानी दरअसल क्या जमीन की हकीकत भी बयां कर रही है। सबसे बड़े चुनाव पर देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देख रहे हैं। 347 एनडीए के खाते में 133 इंडिया। तो रुख तो साफ दिख रहा है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी जो हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, अब मैं थोड़ा लोकसभा स्पीकर की भूमिका में आ जाता हूं। आप सभी मेरे वरिष्ठ हैं, तो ध्वनि मत से प्रस्ताव में ये पास कर रहा हूं कि क्या चुनावी चंदे को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सोमवार को दूध का दूध पानी का पानी होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाँ या ना? हाँ। बहुत मुश्किल है हालात की गुत्थी का सुलझना। अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाया है। कोई ना कोई पर्दा पड़ा रहेगा, जरूर होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए होगा या नहीं कहना मुश्किल है। संजय, मुझे नहीं लगता कि सोमवार को सारी चीजें सुलझने वाली हैं। मुझे लगता है कि बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन क्या ये इलेक्शन का करप्शन इशू बन पाएगा? 47 और 53 ये जो बंटवारा है फंड का, नैरेटिव में क्या जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। ये तो इसलिए मुझे भी नहीं पता। तो मतलब अभी क्या ये पैसा गोल गोल घूमता रहेगा और सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे? लेकिन एक सवाल का जवाब, और ये बड़ा सवाल है, पश्चिम बंगाल में कौन करेगा खेला? और ये बताएंगे मेरे सहयोगी रोहित सिंह सावल। रोहित। बिल्कुल संदीप, पश्चिम बंगाल की हम बात करेंगे और पश्चिम बंगाल का नंबर जैसे ही आएगा पूरे देश की मुकम्मल तस्वीर भी सामने आ जाएगी। 370, 400 पार, कहां पर गाड़ी रुकी, कहां पर अटकी, इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक का जो ओपिनियन पोल रहा, मैं जाने से पहले आपकी राय भी जरूर लेना चाहूंगा। देखिए, चुनाव है, ये जश्न है, ये मेला है, इसका लुत्फ लेना चाहिए। और राजनीति में कहते हैं एक रात भी लंबी होती है। अभी मुद्दे बन रहे हैं, एक ट्रेंड साफ दिखाई दे रही है आंकड़ों को लेकर। लेकिन आपको अभी एक उस रात का इंतजार है जिसमें बदलाव हो सकता है। मैं आंकड़ों का इंतजार करूंगा। ट्रेंड
शब्दों पर गौर कीजिए। ट्रेंड दिख रही है, एनडीए मजबूत है, इंडिया कमजोर पड़ रहा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। आंकड़ों पर मैं अभी अपनी राय रोक कर रखूंगा। आप लेकिन एक बात तो बता दीजिए, कितना कमजोर? बहुत कमजोर दिख रहा है इंडिया आपको, या अभी 2 महीने हैं, अभी तो देखते जाइए। अभी तो पश्चिम बंगाल आप बताने वाले हैं कौन वहां कमजोर है और कौन मजबूत है। बिल्कुल संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संदीप चौधरी भी बता रहे थे, उनका कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन